बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का जो है इकोनॉमिक्स में कौन कौन से यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स में जो कौन कौन से पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, जो है 99% आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए देखते हैं, हर चैप्टर से हम टॉपिक उठाएंगे, वहां पर देखेंगे कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में जो है टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है अध्याय 1 में जो है आय का चक्रीय प्रवाह। इस अध्याय 1 से जो चैप्टर इसमें से आता है, क्या आता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से क्या आता है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर एवं उसके जो है उदाहरण। देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए और साथ ही क्या करिए, उनके उदाहरण भी दीजिए, एक एक उदाहरण या दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर आता है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। तो 99% चांस है कि ये आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर पूरे बुक के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बुक में जो है 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर के पूरे जो हैं यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पूरे के पूरे मैं 12 चैप्टर के आपको कराऊंगा। तो 12 चैप्टर के यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 चैप्टर में। तो पहला आप देख लिया आपने, स्टॉक प्रवाह में अंतर एवं इसके उदाहरण, ये आप जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए अध्याय 2 में समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं यानी दूसरा चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो आएगा यहाँ पर देखिए अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, पक्का आता है, यानी अंतिम वस्तु का आ जाएगा, या फिर साधन आय एवं हस्तांतरण आय में अंतर। देखिए इनमें तीन में से कोई भी आ सकता है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको तीनों ही याद कर लेने हैं। तो अगर आपको केवल पास होना है, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो यकीन मानिए जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ केवल आप अगर वही पढ़ के जाएंगे तो कम से कम आप जो है आराम से पास हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पास क्या, आप जो है अच्छे नंबर भी ला पाएंगे, यानी 50 या 55% जो है आप अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आते ही आते हैं, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से आप कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप यहाँ से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है दूसरे चैप्टर में अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर आ सकता है। दूसरा आ सकता है साधन आय एवं हस्तांतरण आय में अंतर आ सकता है। उसके बाद आ सकता है उपभोग वस्तु और एवं पूंजीगत वस्तु में अंतर। तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, या फिर साधन आय या हस्तांतरण आय में अंतर, या उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु में अंतर। तो ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, तीनों याद कर लेने हैं। तो आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा बन जाता है। ठीक है, तो आपके 4 नंबर पक्के। उसके बाद देखिए यहाँ पर अध्याय 3 है राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र में जो है एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में जो है जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा। यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए मैंने इसकी वीडियो बना रखी है क्लास 12th में, आपको जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसकी वीडियो पूरी बना रखी है, चैप्टर 3 की बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि GDP MP GDP FC कैसे निकालते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप जो है इसमें पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है, ये 6 चीज़ें यहाँ पर देखिए 8 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकती हैं कि एक चीज़ दे देगा, ये दे देगा और बाकी सारी चीज़ें दे देगा और कहेगा कि ये निकालिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 3 या 4 नंबर में। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रीय आय की माप। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आता है 6 नंबर का क्वेश्चन।
6 नंबर आपको पूरे दिला सकता है ये क्वेश्चन, और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, समय भी बहुत कम लगता है, और 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन है और आपको 6 नंबर पूरे के पूरे दिला सकता है। इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इसमें क्या करना होता है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी होती है, यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम निकालना होता है। तो राष्ट्रीय आय हमें इसमें निकालनी होती है। तो इसके 3 मेथड होते हैं, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसकी वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या क्या है, आगे देखते हैं हम। देखिए आगे जो आता है यहाँ पर, इसमें देखिए मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों को अच्छे से समझा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मूल्य वृद्धि विधि से तो नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर आय विधि और व्यय विधि से आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। उसमें कहेगा आय विधि और व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पर आय विधि और व्यय विधि जो है बहुत अच्छे से कर लें, तो आपके 6 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अध्याय 5 में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मुद्रा यानी मनी में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए मुद्रा आपूर्ति क्या है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति क्या है, इसकी परिभाषा याद रख लीजिए। मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, जनता के पास उपलब्ध कुल धन की मात्रा जो है वो मुद्रा आपूर्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति की परिभाषा याद कर लीजिए। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इसके माप क्या होते हैं, M1, M2, M3, M4, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें हैं, आप इन्हें जो है याद कर लीजिए और आपका जो है 5वां चैप्टर खत्म। उसके बाद देखिए, तो ये जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% जो है पेपर में आने के चांसेस हैं पूरे। तो इन्हें अगर आप करके जाते हैं केवल, तो आप पास तो आराम से हो जाएंगे, ये गारंटी है कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे। अगर इन्हीं टॉपिक को आप करके जाते हैं और आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप पास तो आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 चैप्टर में है क्या, ये 6 चैप्टर है बैंकिंग, केंद्रीय यानी बैंकिंग में क्या है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, ठीक है। तो 2 बैंक हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको याद करना है केंद्रीय बैंक के कार्य। तो सबसे पहले ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है क्या, केंद्रीय बैंक के कार्य क्वेश्चन आता है। ये कैसे आ सकता है, ये 4 नंबर में आ सकता है या 6 नंबर में आता है। तो 6 नंबर में भी आ सकता है, ये नहीं कह सकते कुछ, तो 4 नंबर में नहीं तो 4 नंबर में पक्का आता है, ठीक है। तो मुद्रा प्रतिधारी प्राधिधारी होता है, यानी मुद्रा प्राधिधारी सरकार का बैंकर होता है। केंद्रीय बैंक के कार्य जो भी होते हैं ना, जैसे कि मुद्रा प्राधिधारी सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर और पर्यवेक्षक होता है। मुद्रा पूर्ति और साख नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंक के कार्य हैं, केंद्रीय बैंक काम करता है ये सारी चीज़ें, और इनके बारे में विस्तार से जानना है तो आगे प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी चैनल की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वें चैप्टर जो आता है, 7वें चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 7वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है समग्र मांग और समग्र, यानी ये 7वां चैप्टर है समग्र मांग और संबंधित अवधारणाएं क्या हैं, एग्रीगेट, और यहाँ पर डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो यहाँ पर होता है APC, APS, MPC, MPS में अंतर। तो देखिए 4 चीज़ें होती हैं मेन, यहाँ पर इस चैप्टर में मेन जो 4 चीज़ें हैं ना, वो ये हैं APC, MPC और MPC, ठीक है। APS हो गया, MPC हो गया और MPS हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो है 4 चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, ये बहुत मेन है, ये आपका आ सकता है इसमें, किसमें, चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी और पूर्ण बेरोजगार में अंतर। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है। इसके जो है 99% चांस हैं कि ये आ जाए, क्योंकि ये और 4 नंबर में आता है ये बिल्कुल ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा से, अनैच्छिक और बेरोजगारी में और पूर्ण बेरोजगारी, 3 प्रकार की बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और पूर्ण बेरोजगारी। इन तीनों बेरोजगारियों में अंतर आपको याद कर लेना है, तीनों बेरोजगारियों में अंतर क्या क्या होता है, तो ये आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, कैसे भी जो है याद कर लेना है। तो आपको जो है यहाँ पर
7वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। 7वां चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्या हैं इसमें 7वें चैप्टर में, तो यही है कि आप APC, APS और MPC और MPS जो है इनके बारे में पढ़ लें, और यहाँ पर ऐच्छिक, अनैच्छिक और पूर्ण बेरोजगारी को अच्छे से समझ लें और अच्छे से करके जाएं, तो आपका जो है यहाँ पर 7वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आने के चांसेस होते हैं पेपर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम 8वां चैप्टर देखते हैं। 8वें चैप्टर की बात करते हैं। 8वें चैप्टर की बात कर रहे हैं। 8वें यहाँ पर देखिए आय का निर्धारण और गुणक, ठीक है। अध्याय 8 है। अध्याय 8 का मतलब है यहाँ पर देखिए इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको इस 8वें चैप्टर में क्या करना है, 8वें चैप्टर में निवेश गुणक की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निवेश गुणक की अवधारणा पढ़ें, और वहाँ पर कैसे इसके 3 फॉर्मूले होते हैं कि K जो है यहाँ पर परिवर्तन आय में, यहाँ पर देखिए आय में परिवर्तन, यहाँ निवेश में परिवर्तन, तो आई का मतलब होता है निवेश और यहाँ पर होता है वाई का मतलब आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से इसका के का फॉर्मूला ये होता है और ये भी होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको ये 3 फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके आधार पर क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। तो ये है 8वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखते हैं 9वें चैप्टर में क्या है, अतिरेक मांग और न्यून मांग। देखिए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 6 नंबर दिला सकता है आपको। क्या दिला सकता है, 6 नंबर दिला सकता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अतिरेक मांग के कारण एवं उपाय। आपको याद कर लेना है कि अतिरेक मांग यानी बाजार में जो है अर्थव्यवस्था में मांग कब बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की डिमांड कब बढ़ जाती है। तो अतिरेक मांग, ज़्यादा मांग के क्या कारण होते हैं, किस कारण से ऐसा होता है, आपको एक इसके कारण याद करने हैं और उपाय बता देने हैं। उपाय देखिए कारण के बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है, कारण के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सरकार कर बढ़ा देगी यानी कर कम कर देगी, तो टैक्स का अगर कम कर दिया तो मांग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, और अगर हम कर को बढ़ा देंगे तो उसका उपाय हो जाएगा, तो अतिरेक मांग कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कारण जो है उसका उल्टा होगा उपाय, और यहाँ से इस तरह से आप जो है दोनों चीज़ें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको एक याद कर लेना, कारण या उपाय याद कर लीजिए। तो आप उसका जब कारण पूछे तो कारण आपने याद किया तो लिख दीजिए, अगर उपाय पूछे तो कारण का उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पूरा 6 नंबर कवर हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा, कारण पूछेगा या उपाय पूछेगा, और इसमें भी न्यून मांग, देखिए जैसे अतिरेक मांग में था वैसे न्यून मांग के कारण एवं उपाय। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो आते ही आते हैं पेपर में, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आप इनको जो है पूरा करके जाइए और आपको जो है 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर 10 में क्या है, 10वें सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में जो है कौन से इंपॉर्टेंट है ये भैया देख लीजिए। अब ये 100% गारंटी है कि ये आएगा, 100% 6 नंबर आपको देकर जाएगा और आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, कैसे भी आए, यानी 10वें चैप्टर से तो आना ही आना है, और बहुत ही सिंपल है। लेकिन बस आपको एक ट्रिकी पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या हो जाता है, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। राजस्व की जो है राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व पूंजीगत प्राप्तियाँ ये मिश्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे में, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको मैं इस तरह से चैप्टर करा दूंगा कि आपको कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है, और पूरे मार्क्स ले पाएंगे। तो राजस्व प्राप्तियाँ आपको अच्छे से करना, राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होते हैं, जैसे प्राप्तियाँ होती हैं वैसे राजस्व व्यय होते हैं, तो राजस्व व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं यहाँ पर, 4 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका ये चैप्टर खत्म और 6 नंबर आपके पूरे पक्के, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, तो आप इसे कर लीजिए। तो मैं आपको देखिए बहुत ही एनालिसिस करने के बाद जो है मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो अगर यकीन मानिए अगर आपने ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं ना, हर चैप्टर से सारे टॉपिक कवर कर लिए ना, तो आपको है, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आसानी से जो है पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी चैप्टर की, तभी आप जो है टॉप कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काफ़ी है आपके पास कराने के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद करना है और आपको जो है पास होना है, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 11 में क्या इंपॉर्टेंट है, विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट इसमें जरूरी है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें जरूरी, यहाँ पर मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है और पता होना चाहिए आपको, मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि में अंतर, ये तो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। उसके बाद अवमूल्य और मूल्यह्रास में अंतर, या तो ये आ सकता है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सारे टॉपिक नहीं आएंगे, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनमें से ही कुछ एक आ सकता है, या फिर आ सकता है मुद्रा का मूल्यह्रास, या आ सकता है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, या अवमूल्यन या मूल्यह्रास में अंतर, तो ये इसमें से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही याद करके चलने हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरी चीज भी आ सकती है इसी चैप्टर में 11वें में, स्थिर विनिमय दर आ सकती है और उसमें साथ ही नम्य विनिमय प्रणाली में अंतर, ठीक है। इस स्थिर विनिमय दर प्रणाली होती है एक और नम्य विनिमय दर प्रणाली होती है, 3 प्रणालियाँ होती हैं, एक और होती है, लेकिन आपको जो है 2 में अंतर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 99% जो है चांस है कि आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक है ये करके जाने। उसके बाद देखिए 12वें चैप्टर में क्या है, भुगतान शेष जो है 12वां चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है आपको याद करना है, व्यापार शेष BOT, ठीक है, बोट यानी व्यापार शेष और भुगतान शेष। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, ये आपको 6 नंबर या 4 से 6 नंबर दिला सकता है बड़ी आसानी से, अगर आपने ये याद कर लिया। या तो देखिए व्यापार शेष आ जाएगा या भुगतान शेष, इन दोनों में अंतर आ जाएगा, या फिर आ सकता है चालू खाता या पूंजीगत खाते में अंतर। देखिए ये तो आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वायत्त मतभेद और समायोजित मदें अंतर, देखिए स्वायत्त मतभेद और समायोजित मदों में अंतर क्या क्या होता है, तो ये इसमें अंतर आ सकता है, तो तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने कवर कर ली है कि क्या क्या आ सकता है पूरी बुक में से, ठीक है, एक एक चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है पूरी जो है बुक की, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं कवर किए हैं, तो वहाँ पर आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप यही करके जाते हैं तो आपको यकीन मानिए जो है आप आराम से पास हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बस आप इतना कर लीजिए जितना मैंने इसमें टॉपिक में बता दिया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो है ऐसी ही वीडियो मिलती रहें और जो है आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करती रहें। तो ये और वीडियो साथ ही अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, और आपको जो है मदद मिल रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।